रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और हुकूमत बनाने के लिए इस इलेक्शन के बाद मुसलसल जोड़ तोड़ जारी है। हर लम्हा गुजरता हुआ हम लोगों को बता रहा है कि हुकूमत बनने वाली है और जो हुकूमत बनेगी वो अकेली कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। ज़ाहिर है कि एक तजर्बा किया जाएगा एक मरतबा फिर से कोलिशन गवर्नमेंट का, यानी कि एक मखलूत हुकूमत का। उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो साजबाज भी जारी है, सियासी साजबाज जिसका कहा जाता है, किसी हद तक हॉर्स ट्रेडिंग भी जारी है। देखते हैं कि कौन सा चेहरा जो है वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आता है। कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वही वज़ीर आज़म होंगे जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस वक्त, और जो पिछले 18 महीने में भी जिनके साथ हमारा वास्ता रहा है बहैसियत वज़ीर आज़म और अवाम। अब बात यह है कि हमने अवाम से भी बात कर ली, हमने आपको अवाम को मौक़िफ़ भी सुना दिया कि अवाम कल के प्रोग्राम में जैसे कि आपने देखा होगा कि अवाम के भी कुछ कंसर्न्स हैं इस हवाले से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो छोटे तबके का जो ताजिर है, जिसके जो रीढ़ की हड्डी है इस वक्त कराची की और पाकिस्तान की मईशत की, इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सके, क्योंकि इनको इग्नोर करना बनता ही नहीं था। इनका एक बहुत बड़ा स्टेक है। अब ये स्टेक जो है, कुछ बात करने पर पता चला, इनको कुरेदने पर कुछ पता चला कि इनमें भी खासी तशवीश की लहर पाई जा रही है। अब एक गवर्नमेंट जो इलेक्शन जीत के आ रही है, अभी उसने काम शुरू नहीं किया, वो उसका वज़ीर आज़म अभी तक नहीं आया। कौन वज़ीर आज़म बनेगा अभी तो सही तरीके से ये तक पता नहीं चल रहा है। कैबिनेट नहीं बैठी है, वज़रा जो कि वज़ीर मुआशियात या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक उनका भी ऐलान नहीं हुआ है। तो इतनी ज़्यादा तशवीश की लहर क्यों है? मतलब इस कदर तशवीश की लहर के कुछ जगहों से पता चल रहा है कराची में कि कुछ ताजरान जो हैं छोटे तबके के और मुतवसत तबके के, वो एहतजाज के ऊपर आ गए हैं। अभी एक गवर्नमेंट बनी नहीं है तो इतनी बड़ी जो एक तशवीश की लहर है, क्यों? अगर ऐसा रहा तो इसके तो नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। आपकी जो आने वाली गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, आप खुद सही तरीके से कारोबार नहीं कर पाएंगे, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि कराची जो होगा वो अनस्टेबल होगा और उसके साथ ही पाकिस्तान अनस्टेबल होगा। तो हम ज़रा जा रहे हैं ताजरान से मालूम करने के लिए। मुख्तलिफ ताजरान हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या उनको रिजर्वेशंस है, किस बात के ऊपर वो एहतजाज के ऊपर आ रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई हम तो हाथ खड़े कर देंगे अगर ऐसा रहा। शायद ये 18 महीने की गवर्नमेंट का जो इस वक्त टाइम रहा पिछली हुकूमत का, जो अवाम के साथ और ख़ास तौर पे ताजरान के साथ जिस तरीके से इनकी, जिसे कहा जाता है कि उस चक्की में पीस के रख दिया हम सबको, कि हमने अपनी इस्तात से बढ़कर बिल भी अदा किया और हमने अपनी अशियाए ज़रूरिया हमने तकरीबन आधी कर दी। उसके बावजूद भी हमारा ना बचत हो पा रही है और ना हम सही तरीके से अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। ये पूरा साल 18 महीने हमने आपको दिखाया ना। तो अब देखते हैं कि क्या ये 18 महीने इस इलेक्शन 2024 के इन नताइज के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? क्या इनके दिमाग में अभी तक वो 18 महीने का वो स्या वक्त है, या इतना खौफनाक वक्त, इतनी खौफनाक यादें छोड़ के गया है वो 18 महीने का वक्त, कि अब जो नया 5 साल के लिए जो वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट इस इलेक्शन के बाद आने वाली हैं, ये वक्त आने वाला है, क्या ये इसको जो है वो वेलकम नहीं कर पा रहे? ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। जरा चलते हैं ताजरान के पास। आज अवाम नहीं, आज ताजरान मेरे साथ होंगे, हर तबके का ताजिर होगा, और मैं दिखाती हूँ आपको कि उनमें तशवीश की लहर क्यों है इस इलेक्शन के बाद से। मुझे याद है कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तब भी मैं इसी जगह पे आराम बाग के इलाके में आई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जैसे कहते हैं ना मुतवसत तबके का जो ताजिर है, आपको स्पेसिफिक कुछ ऐसी जगह ही मिलेंगी जहाँ पे वो जद्दी पुश्ती उनकी दुकानें वहाँ पे मौजूद हैं, और वो सही तरीके से जानते हैं कि कौन सी हुकूमत किस तरह की रही, कौन सी हुकूमत आने वाले दिनों में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कौन सी जो है वो एक मरतबा फिर हमारे सीनों पे मोंग दलने के लिए जा रही है। तो ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा सर कि इलेक्शन हो गया और हुकूमत अब बस बनने की तैयारी हो रही है। आपने बड़ा सख्त वक्त देखा पिछले, ख़ास तौर पर 1.5 साल में आपने बहुत ज़्यादा सख्त वक्त देखा। अभी आपको कोई उम्मीद है या आपको लगता है कि ये अभी सिलसिला चलेगा कुछ अरसे और? ये सिलसिला ऐसा चलता ही रहेगा भाई। ये गरीब लोग बेचारे पीसते रहेंगे, मरते रहेंगे और यही होता रहेगा। हमारी भी दुकानें यहाँ थी, ये जो सामने आपको ये ग्राउंड नज़र आ रहा है, उन्होंने हमको 5 साल 5.5 साल हो गए हमको दुकानें से बेघर करके बैठे हुए, हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं इसी जगह पे। वरना 40 साल से हम बैठे हुए थे, रोज़ी कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब दूसरी नई नवाज शरीफ की हुकूमत बीच में आई थी, उन्होंने बोला था कि हम कुछ गरीबों को सहूलत देंगे, सब कुछ करेंगे।
वो 17-18 महीने जो भी उनकी हुकूमत रही तो उन्होंने भी कोई ख़ास काम करके नहीं दिखाया। अब ये फिर आ रहे हैं गरीबों को मारने के लिए, फिर ये कहेंगे कि हम इससे कर्जा नहीं लेंगे, हम उससे कर्जा नहीं लेंगे, वही कर्जा लेके गरीब लोग पिसते हुए चले जाएंगे। भाई यही होता रहेगा। सर हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि पिछली हुकूमत का ये हो गया हो। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि उन्होंने कहा हो कि हालात बड़े कशीदा हमें मिले हैं मुआशी तौर पे, तो अब हो सकता है कि अब वो आए हैं एक मतलब यानी कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि अब अगर हालात सही करने तो अब हमारे पास टाइम है, अब हम कर सकते हैं। पिछली तो निगरान हुकूमत से पहले जो सेटअप था वो तो उन्होंने बकौल उनके कि जिस हालत में हमें दिया गया था तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे था, हमने बचाया। अब हो सकता है कि उन्होंने बचा लिया है तो अब वो सोच रहे होंगे कि ज़रा थोड़ा सा बढ़ा भी लें। हर हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत के ऊपर यही डालती है कि हमारे को पिछली हुकूमत ने हमको ये दिया। अब ये फिर आ रहे हैं, अल्लाह करके कुछ गरीबों की बेहतरी का काम हो जाए। और ये जो मंसूबा लेकर आए हैं कि हम गरीबों का ये हल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, अल्लाह करके बेहतर होकर हो जाए आपकी दुआ से। आराम बाग ये फ़र्नीचर की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे कि गरीबाबाद में है, जैसे कि आपको मुनव्वर चुरंगी पे आपको फ़र्नीचर मार्केट मिलेगी या फिर आपको लियाकताबाद में मिलेगी। लेकिन ये मार्केट जो है ये कराची की कदीम तरीन मार्केटों में से है। अब जो फ़र्नीचर का मामला है वो कुछ इस किस्म का है कि फ़र्नीचर आप एक दफ़ा लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका जब कारोबार चलता है या आपका जो तिजारत का जो पेशा है वो इस तरीके से जो है वर्क करता है। एक आपका आइटम होता है जो आपको हर रोज़ चाहिए होता है, अंडे, दूध, इस तरह की जो अशिया होती हैं जिसे अशिया ज़रूरिया कहा जाता है, ये आपको तकरीबन रोज़ाना चाहिए होती हैं, तो इनका कंज्यूम भी रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। जो ये फ़र्नीचर होता है ये उनमें से आता है कि जब आपने एक दफ़ा लिया तो फिर सालों साल बाद आपको लेने का मौका मिलेगा, या फिर आपके घर के अंदर कोई शादी अल्लाह ताला खैर करे कि कोई हो तब आपको देना पड़ता है। तो इनके मामलात जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से अलग होते हैं। ये मैं आपको इस तरह से मालूमात में आपके इजाफा कर रही हूँ ताकि अब जो मैं उनसे सवाल करने के लिए जा रही हूँ वो ज़रा इनके लिए आपके लिए भी समझना मुश्किल हो, मुश्किल ना हो, और इनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि 1.5 साल मैं इस बात की गवाह हूँ, मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना पूरी कौम के साथ करना पड़ा मुआशी तौर पर। अभी अगर मैं आपकी करंटली आपके इस कारोबार की हालत देखूँ तो आप क्या कहेंगे कि वैसा का वैसा ही है या थोड़ा सा बेहतर हुआ है? देखिए 1.5 साल तो हमने गुजारे, उसके बाद ये इलेक्शन का मामला था कि चले टेर कर हुकूमत आई हुई थी, फिर अब इलेक्शन हो जाएंगे तो कुछ बेहतरी होगी। अब इलेक्शन के बाद भी कुछ अभी नज़र तो आ नहीं रहा है, मामलात आपके सामने कि क्या हुआ है, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। सर ये देखिए जो इस वक्त ऊँट जो सियासत का बैठने के लिए जा रहा है ना, उसमें ज़्यादातर तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके कुछ जमातें जो हैं वो कुछ हुकूमत बनाने के उसमें नज़र आ रही हैं, पोजीशन में नज़र आ रही हैं। ये वाला जो कोलिशन है ये आपको बहैसियत ताजिर आपको मुनफ़क़ बख्श दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि अगले 5 साल बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो वही लोग हैं 30-40 साल से जो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं और इन्होंने बिगाड़ा ही है, इसको कहाँ संवारा है। और कारोबारी हालत हमें तो नज़र नहीं आ रही कि कुछ बेहतर होंगे आगे। चैलेंज कितना बड़ा होगा उनको ये डील करने में, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को सही जो है वो डस भी लगती है कारोबार में और आप लोग भरपाई भी करते हैं और आप सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और आप ही कारोबार कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी तक तो मायूसी का इजहार किया है, आपसे पहले बाकी लोगों ने भी मायूसी का इजहार किया, क्या ऐसा काम करे हुकूमत आते के साथ ही कि आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा मामला? हाँ, ये है कि क्या करें ये। अब इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े ऐलानात इन्होंने किए हैं लोगों के साथ कि बड़ी बड़ी बातें करी हैं, 300 यूनिट फ्री कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। अब वो करने के ऊपर है ना कि करें तो सही। पहले भी इन्होंने यही बातें करी हैं और हुकूमतें करी हैं और कुछ भी नहीं किया। अल्लाह करे कि ये कुछ कर दें, लगता तो नहीं है कि ये वही चाह रहे हैं कि ये कुछ करेंगे। बाकी मायूसी है और आवाम ने जो निकल के वोट डाला है, जिस तरीके से जोश व खरोश से जो आवाम निकली इस बार और आवाम ने जो वोट डाला है तो वो तो बिल्कुल उसके बरक्स ही काम हुआ है, उल्टा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी मायूसी का इजहार किया। खैरियत तो है सर, इतने मायूस क्यों? कौन मायूस? आप मायूस नहीं हैं? आप बताएं, अपने ही बताएं, आप मायूस हैं? सर मैं सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद लगाती हूँ इस वजह से। तो हर एक की उम्मीद है। आप इस इलेक्शन से मुतमईन हैं? सर सच्ची बात यह है कि ज़ाहिर है मुतमईन तो खैर किसी भी हालत में किसी भी इलेक्शन से मैं नहीं रही हूँ,
मैं अपनी अगर बात कहूँ ना, मैं किसी भी इलेक्शन से मुतमईन नहीं रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी हुकूमत के अंदर मुझे झोल नजर आता है। थोड़े वो तो सब हो गया, इसके ऊपर आप मुतमईन हैं? एंकर हमारा कोई मुतमईन है? कोई मुतमईन नहीं है। तो अभी आपको, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं, अगले 6 महीने में आपको आपका कारोबार उठता हुआ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? सवाल ही नहीं पैदा, तो कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से होगा? आपको पता आने वाले दिनों में ये 3 महीने कितने पैसे वापस करने हैं? कितने करने हैं? 8 अरब डॉलर। मेरी जुबान गंग हो जाएगी सर, वो इतना बड़ा अमाउंट है कि वो बताया नहीं जा रहा। तो कौन देगा? वो तो मरना तो आवाम नहीं है ना, मरना तो आवाम नहीं है। ये तो सारे कर्जे लेके भाग जाएंगे। अभी आप इतना देखें कि नवाज शरीफ क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? वहाँ से तो बड़े हिसाब से मैं वज़ीर आज़म बन गया, आवाम ने हमको वो। ये वजह बताई जा रही है कुछ तजिया निगारों की नज़र में कि आवाम का फेवर और वोट ना उनकी तरफ होने का एक ये सबब बना है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पीछे कर लेता हूँ और शहबाज शरीफ को आगे कर देता हूँ। ये वो बंदा है कि बस इसके सब हिस्ट्रियाँ पढ़ी या सब पढ़ा हुआ हमने इसके बारे में। ये वो बंदा है कि बस छोड़ो इसको, ये इसको इसकी अक्सरियत आती ना, ये कभी पीछे हटता। आप भी एंकर हो, सब आपको पता है, कभी नहीं हटता। अब ये हुकूमत पीपल्स पार्टी कह रही है हम आपका साथ दे रहे हैं, पर अब आपका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जब हिस्सा नहीं बनोगे तो साथ क्या दे रहे हो आप? चलो ठीक है, आप साथ नहीं दे रहे, सदर की सीट आप मांग रहे हो, सेनेट चेयरमैनशिप आप मांग रहे हो, दूसरे तीसरे आप मांग रहे हो। इनको वो बली का बकरा बना देना है। जब वो इलेक्शन हो जाएगा, जब दर्रारी अगर सही है, उन्होंने सदर बनाना है अपना। ये वही वाला फार्मूला है जो इससे पहले निगरान हुकूमत से पहले सेटअप लाया गया था कि भाई आप डील करें, आप आवाम को फेस करें, आप करें हुकूमत। अभी वो मसला ये होगा जब सदर साहब इनका होगा तो वो देखेगा ये कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए। बोला जी ये शहबाज शरीफ को बोले जी नो वोट कॉन्फिडेंट का वोट लो। ठीक है, वो कहाँ से लेगा जब इसके बंदे निकल जाएंगे? तो बस यही हाल है। सही है सर। सियासत पे आवाम की पूरी नज़र है, लेकिन मुझे तशवीशनाक बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पे ये नज़र आई है। छानने के बावजूद एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस मार्केट में मैं गई हूँ पैदल। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी बात की। मुझे कोई एक ताजिर ऐसा यहाँ पे नहीं मिला है कि जिसने फरहत बख्श अपने ख्यालात का इजहार किया हो या तसल्ली बख्श अपने ख्यालात का इजहार किया हो। सब के सब इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में इनको मैंने पाया है। और इस वक्त कोई भी जो है ना, मैं अगर खुले लफ्ज़ों में कहूँ, इस वक्त मायूसी के बादल यहाँ पे। मैं नहीं समझती थी कि इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके लिए ये मायूसी होगी, लेकिन है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। जो पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। और वो रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि उसने अभी भी आवाम के ऊपर अपना जो एक सहफ है वो तारी कर रखा है। ये सहर तोड़ना है आपको, और ये चैलेंज है बहुत बड़ा। ये चैलेंज एक्सेप्ट अगर करके आप आए हैं और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो 6 महीने के अंदर करके दिखा दीजिए, वरना याद रखिएगा कि इतनी शदीद मायूसी होगी कि नस्लों तक इसकी मायूसी का सिलसिला जारी रहेगा। छोटी सी एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, मेरे साथ रहिएगा। ये पहला हमारा इलेक्शन के बाद प्रोग्राम है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। तो मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ और गरजदार आवाज़ ताजरों के लिए जो उठती थी, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो उठती थी, वो थी अतीक मीर साहब की। अतीक मीर साहब अभी भी आप मेरे साथ मौजूद। इलेक्शन हो गया, नया साल आ गया, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। सर, ये तब्दीलियाँ आपको समझ में आ रही हैं? पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन, उसके रिज़ल्ट, अब तक की जो एक मूवमेंट हो रही है, सियासी मूवमेंट, आपके बिजनेस पर उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो कारोबारी तबका है, जो सरमायाकार है, वो जिन लोगों ने सनत और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए सरमाया लगाना है, वो तमाम तर लोग इलेक्शन से पहले ही उन्हें उनकी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। वही किरदार, वही चेहरे जिनके बारे में, क्योंकि देखें, एक ज़ुबान खल्क़ को नकारा है खुदा समझो, तो जो मीडिया पर जो चीज़ें हमें इलेक्शन से पहले नज़र आ रही थी, तो अब देखिए एक खंजर जो इतना मौलिक हो
जिसकी 16 माह की कारकर्दगी से हम आज भी सरवाइव हम कर रहे हैं। आज भी हम अपनी उस पोजीशन से कबल की पोजीशन पर नहीं जा सके। आज भी कारोबार के वही हालात हैं जो पीछे एक तसलसल के साथ जिसका भी आपने जिक्र किया। तो जब उम्मीद ही नहीं होती तो फिर लोग उसमें उसका रिज़ल्ट भी नहीं आता है। अभी भी देखें वही चेहरे वही किरदार है जो ना जहरीले सांपों की तरह जो मुल्क की मैशत को निकल गए। तिजारत ख़त्म हो गई, सरमायाकारी ख़त्म हो गई, टैक्सों का एक अंबार जिसका भी आपने कहा कि धड़ाधड़ टैक्सों का एक सिलसिला था। वो तमाम तर चीज़ें वो कहते हैं ना कि अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। तो हमें एक हौलनाक मंजर नज़र आ रहा है कि वही लोग फिर वो तो चलें एक हुकूमत गिरा के लोग आए थे, अब तो इन्हें इलेक्ट होकर यानी हालांकि इलेक्ट हुए नहीं हैं लेकिन फिर भी इन्हें इलेक्टेड बॉडी के तौर पे मुतारफ़ करवाया जाएगा। और उसके बाद फिर ये वही कुछ करेंगे जो IMF कहेगा, ये वही कुछ कहेंगे जो अमेरिका कहेगा। वो कुछ भी तो करें जो हम कहते हैं, जो हमारा दर्द है, जो हमारा दुख है, वो उसका दरमा कैसे होगा, वो कैसे ठीक होगा। हमारी तो देखिए हमने तो एहतजाज भी करना छोड़ दिया कि किससे करें। पहले हम आर्मी चीफ को पुकारते थे, हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पुकारते थे, तो अब तो हम उन्हें भी नहीं पुकारते सिवाय अल्लाह की ज़ात के। हमारा और हमारे मुल्क का कौन वाली वारिस है। अतीक मीर साहब, आपने कहा कि आप फ़िलहाल बड़े मायूस हैं। फ़र्ज़ करें 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए। कहा जाता है कि भाई उसमें पता चल जाता है कि जो है वो चाल किस किस्म की होगी हुकूमत की। अब अगर हम देखते हैं जिस तरीके से एक अजीब किस्म की खिचड़ी पक रही है। अब कभी ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मौका मिलना चाहिए, कभी लगता है कि मुस्लिम लीग नून को एक और मौका मिलना चाहिए। जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, आपको अगर दोनों पार्टीज़ में से आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर वो तजारती मामलात अगर संभाल ले तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती है? ज़्यादा आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून? देखिए दोनों दो रुखी सांप हैं, दो मुंह वाले सांप हैं। इलेक्शन से पहले अभी देखें जब पिछली हुकूमत ख़त्म हुई ये दोनों पार्टियां एक हुई, वजारतें बांटी, धड़ाधड़ जिस तरह आपने कहा टैक्स लगाए। अब फिर उसके बाद इलेक्शन में एक फ़र्जी लड़ाई लड़ते रहे, इलेक्शन हुए फिर एक दूसरे के साथ बैठे में। अब ये कहना कि मैं खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा हमने अगर इनके साथ बैठ गए और फिर बैठ गए, इस हद तक जो लोग गिर सकते हैं तो उनकी क्या ज़ुबानें हैं, उनका क्या मयार है। मैं इन दोनों जमातों से जो 3-3 मरतबा मौका ले चुकी, और अब तो ये पहले तो एक अकेला एक रुख से हम कत्ल होते थे, अब तो 2 रुखी खंजर से हमें काटा जा रहा है। ये 2 जमातें अब तो मिल के हमें दबोच लिया इन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि दोनों से ना माजी में कभी कारकर्दगी इनकी अच्छी रही और ना ही मुस्तकबिल में हमें उम्मीद है। जब पता है कि ये भंवरा है तो फिर वो तो रस चूसेगा। अतीक मीर साहब, आपने कहा कि इनसे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा, ज़रा याद करके 2014 से 2016 तक की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त थी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में उस वक्त जो थे बहसीत वज़ीर आज़म वो सर्व कर रहे थे। उस वक्त आपको लगता है कि बिज़नेस फ्लोरिश कर रहा था, या आपको जो अगर कंपैरिजन करते हैं पिछले 1 साल से और हम थोड़ा सा उसका कंपैरिजन करते हैं 2014 से लेकर 2016 तक, आप या चले 17 तक लगा लेते हैं, आप मुझे बताइएगा कि कंपैरेटिवली आपको बेहतर इनकी परफॉर्मेंस कब नज़र आई या फिर नहीं नज़र आई? आप इस चीज़ से भी इनकार कर रहे हैं कि 2014 से लेकर 2016 तक भी जो है वो कोई कारगर इन्होंने नहीं रहे थे ये। जी देखें 2013 में इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, उसके बाद बातदरीज महंगाई ऊपर गई और मईशत और महंगाई अगर इनमें डेफिसिट ये कम होगा तो फिर तो एक बात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कारोबार नीचे महंगाई ऊपर, वो बातदरीज वो फासला जो बढ़ा उसने तो हमें हिला के रख दिया।
ये जो आपने हम तसलसल के साथ कुछ बैनुल अक़वामी तौर पर भी महंगाई बढ़ी, कुछ कम हुई, लेकिन मैं आपको आज तक 13 से लेकर आज तक जो हुकूमती कारकर्दगी रही, जिसमें PTI की भी हुकूमत है, उसमें सिर्फ उस हुकूमत ने कारोबारी तौर पर बेहतरी आई। कुछ कुदरती तौर पर भी कोरोना के दौरान भी बाज़ हमारे सेक्टर्स थे, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, उन्होंने ख़ुद भी कोशिश की, लेकिन महंगाई का तसलसल किसी भी हुकूमत पे कम ना हो सका। ये एक मौलिक नताइज हैं तमाम तर हुकूमतों की कारकर्दगी के। लेकिन मैं कहूँगा कि हमें संभलने नहीं दिया PDM की हुकूमत ने कि जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ी। अब कहाँ देखिए कि 20-25 रुपए 15 रुपए यूनिट, उसके बाद वो 60 रुपए उससे तजावुज़ कर जाए। अब हम आते हैं 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको अब तकरीबन जो है उसका नाम और उसका जो है वो इंतखाबी निशान भी ले लिया गया है वापस, वो आती हैं। आपको 2018 से लेकर 2022 तक, 22 नहीं बल्कि हम 23 तक, आपको क्या लगता है कैसी रही उनकी हुकूमत? और आपको अगर बिज़नेस कम्युनिटी की इस वक्त आवाज़ समझा जाता है तो क्या कहेंगे? क्या इन तीनों अदवार में आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ या सब ऐसे ही थे? देखिए, उन्होंने कोशिश की, हालांकि वो नौआमूज़ थे, वो उनके ना तजुर्बेकार थे, लेकिन उन्होंने जो फोकस रखा वो कारोबार को बहाल रखने का, कारोबारी तौर पर बेहतरी के जो उन्होंने इक़दामात किए, उसने महंगाई को इतना महसूस होने नहीं दिया। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में महंगाई का रेशो बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जो PDM की हुकूमत आई तो फिर तो आपने देखा कि छक्के छुड़ा दिए उन्होंने हमारे। फिर कारोबार नीचे और महंगाई ऊपर। इस बढ़ते हुए डेफिसिट्स ने लोगों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया। कभी हमने न सुना न देखा कि महंगाई के आतों या बिजली के बिलों के आतों लोगों ने अपनी जानें, बच्चों समेत अपने आप को मार लिया हो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि क्या मशवरा देना चाहेंगे? अभी तो हुकूमतें बन रही हैं, अभी तो वज़ीर तिजारत, मुआशी वज़ीर यानी कि फ़ाइनेंशियल जो मामलात को देखेंगे, फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और फेडरल मिनिस्टर्स, ये और प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात ये अभी आएंगे। अभी अगर बिज़नेस कम्युनिटी के तरफ से आप इनको कोई मशवरा देना चाहें तो सबसे पहला मशवरा क्या देना चाहेंगे? अब आ तो चुके, अब ये तो हो नहीं सकता कि इनको जो है वो वापस पलटा दिया जाए या इलेक्शन दोबारा हो। तो अभी आप मुझे बताइए कि इनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि जो ये कॉर्नर पे लगा हुआ आपका कारोबार है ये थोड़ा सा आगे आके दोबारा से फल फूलने की उसकी पोजीशन में आए। तो ये होना तो ये चाहिए था कि पहले निगरान हुकूमत को के दौरानियों को तूल देते और फिर उसके बाद शफाफियत के बाद जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनकी तकमील के बाद इलेक्शन करवाते। अब चलें इलेक्शन हो गए, एक सेटअप सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। वो अगर हमारी सुने, अगर उससे दिलचस्पी है कि बिज़नेस सेक्टर को भी बचाना है तो सबसे पहले टैक्सों का बोझ कम करें। दूसरा, जो भी फैसले करें वो स्टेक होल्डर से मुशावरत की बात करें। एक यकतरफा वहाँ जो ऑर्डर IMF ने दे दिया उसकी तकमील, ये एक बड़ा मौलिक है। इसलिए कि अगर हम आज मुआशी बुरान से नहीं निकलते तो मुल्क की तरक्की या मुल्क के आगे जाने का तो एक ख्वाब ही है। एक ही बात पकड़ रखी है हर हुकूमत ने कि IMF को उसके सूद की किस्त किस तरह देनी है। और अभी भी कहा जा रहा है कि जो नई आने वाली हुकूमत होगी वो सबसे पहला मुआहदा करेगी IMF के साथ, यानी कि IMF का कशकोल ना टूटा और ना टूटने की फिलहाल कोई उम्मीद है। अब बताएं। देखिए, ये जब तक सूदी हलाकत है इस मुल्क की मैशत पर, मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया की कोई ताकत हमें इस जवाल पजीरी से नहीं निकाल सकती। इसलिए मैं उस शख्स को इस मुल्क का हीरो समझता हूँ जो भी इस IMF के चुंगल से इसको निकालेगा। इन्होंने अक्सर झूठे दावे किए जो इस वक्त हुकूमतें लेन 3-3 दफ़ा कि हम IMF का कशकोल टूटने वाला है, हम IMF से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब ये जाते हैं तो IMF हमारे सामने एक पहाड़ की शक्ल में मौजूद होता है। जब तक IMF की
हमारी गर्दन IMF के चुंगल में है। मैं नहीं समझता ये मुल्क तरक्की कर सकता है। हम माशी आदाद व शुमार या अशारिये तो एक तरफ हैं, हम अल्लाह के अजाब में हैं। सिर्फ इसलिए कि सूद जैसी नौसत, सूद जैसी हलाकत को हमने गले लगाया है। और देखें, कौमी तौर पर कहीं नज़र नहीं आता कि हम इससे नफ़रत करते हों। लोग चाहते हो कि इस चुंगल से निकल आएँ, हुकूमतों में विल हो कि हम सूद के अफरीद से जान छुड़ा लें। कहीं पर देखिए, इंसान गुनाह करता है लेकिन अल्लाह से मदद भी तो मांगता है और उसके बाद वो कोशिश भी करता है। कोशिशें नहीं करते ये लोग, बल्कि अभी ये लोग खुदा ना खास्ता जब फिर मुसल्लत होंगे, आप देखिए अहकामात होंगे IMF के और उसके बाद आवाम की गर्दन होगी, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, मज़ीद ख़राबियाँ होंगी। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। अब बात यह है कि अभी अभी आपने भी सुन लिया होगा कि जो सबसे पहला गवर्नमेंट बनते के साथ ही काम होगा वो ये होगा कि IMF के साथ एक और मुआहदा तय होने के लिए जा रहा है। IMF के साथ एक और मुआहदा तय होने का क्या मतलब है कि तय करेंगे वो लोग, भरेगा कौन? आप और हम। पिछली हुकूमत में मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर मैंने जितने भी हालात देखे, मैंने इससे ज़्यादा खौफनाक माशी हालात कभी भी नहीं देखे थे। मैंने अपनी आँखों से वो लोग जो 2 साल पहले तक या 3 साल पहले तक देने वाले लोगों में से थे, ज़कात देने वालों में से थे, तकरीबन उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तकरीबन कगार पे आ गए थे कि उनको अब ज़कात दी जाए। ये माशी सूरत हाल हमने बर्दाश्त की। अब किसी हद तक थोड़ा ब्रेक तो लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो, बस खदशात इस बात के सामने आ रहे हैं और खदशात सिर्फ एक ही है, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछली हुकूमत में जब ये जो निगरान हुकूमत थी उसमें क्या था कि हम ये कह रहे थे कि जब इलेक्शन होंगे, नई वाली गवर्नमेंट आएगी तो वो देखेगी ये तमाम तर मामला, तब तक आप बर्दाश्त करें, तब तक आप बर्दाश्त करें। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब वो गवर्नमेंट जो आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता वो पिछली हुकूमत जो है उसको भी चैलेंज कर दे और इतने बुरे मुआशी हालात खुदा ना खास्ता हो जाएं कि वो जो 2 लोग अभी नहीं सोच रहे हैं अपने बच्चों समेत खुदकुशी करने का, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सोचना शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से इलेक्शंस हुए हैं और किस तरीके से अब ये किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि पिछली गवर्नमेंट में आम आवाम की क्या सूरत हाल हो गई थी मौशी तौर पे, और ये तो ताजिर है इसकी क्या इसकी जो थी वो हालत ज़ार हो गई थी। आपको उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको रिलीफ देना है। आप रिलीफ देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लोगों की एक सिंपैथी भी हो जाएगी और आपको लोग फेवर भी करना शुरू हो जाएंगे। ये तो एक छोटा सा फार्मूला है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें किस किस्म के हालात देखने को मिलते हैं, हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा। उम्मीद अच्छी की जा सकती है, लेकिन उम्मीद बर आए ये ज़रूरी नहीं है। जनाब, प्रोग्राम का जो आपने अभी तक का हिस्सा देखा, हमारा इरादा था कि इस प्रोग्राम के हिस्से में हम लोग काटी या फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम जाएं, ज़रा थोड़ा सा उनसे बात करें, क्योंकि उनके साथ हमने बड़े प्रोग्राम किया था कि इसी असना में हम लोगों को इत्तला मिली कि कुरंगी के मकाम के ऊपर जो ताजरान हैं वो इस नए इलेक्शन जो हुए हैं, यानी कि अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में बनने वाली ये जो गवर्नमेंट की एक जो हमें इस वक्त जो है बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि इस तरीके से मामला चलने वाले हैं, इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे एहतजाज यहाँ पर जो है वो शुरू कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी रिजर्वेशंस का जो है वो इजहार किया है। जैसे ही हमें ये इत्तला मिली, हम सारे काम छोड़ के हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये हम जानना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट अभी आई नहीं, उसने काम शुरू नहीं किया है, उसने अभी सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अभी तो नताइज भी पूरी तरीके से नहीं आए हैं। 29 तारीख को जाकर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, तो वक्त से पहले इतना एहतजाज, इतना एग्रेशन और ये कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, क्या वजह हो गई है? ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। तो हम आए हैं इस वक्त कुरंगी भागम भाग और हम ये इस प्रोग्राम का हिस्सा कर रहे हैं क्योंकि ताजरान मुझे नजर आ रहे हैं और वो ग्रुप की सूरत में खड़ी हुई हैं और कुछ नारे वारे लगा रही हैं। तो ज़रा देखते हैं कि वो क्या रिजर्वेशन है उनकी, तो ज़रा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सर सरापा एहतजाज बने हुए हैं, अभी तो इलेक्शन सिर्फ हुए हैं और अभी तो रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, तो अभी से एहतजाज क्यों सर, क्या हुआ? एहतजाज इस बात का हो रहा है कि जो इलेक्शन हुए हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है ना,
अगर वो हुकूमत बनती तो वेल एंड गुड। अगर यही हुकूमत बनती है जो आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले हुकूमत थी, वही पीडीएम वाली हुकूमत बनती है, वही सूरत तैयार रहती है, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो हमारा ये ख्याल है कि आवाम ने जिसको अपने हक राय दिया है तो वही हुकूमत बने। तो इस टाइम अभी ये सुनिए, हाँ। इस टाइम महंगाई का ये आलम है कि हम दुकानदार हजरात हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई कारोबार नहीं होता। जब हमारा कारोबार ही नहीं चलेगा तो हम किस तरीके से गुजारवकत करेंगे। अच्छा। तो अब हमें ये है कि नई हुकूमत आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो हमारे हक में बेहतर हो, बल्कि हम सब के हक में बेहतर हो। पाकिस्तान को चलना है, पाकिस्तान में इस कदर महंगाई है जिसकी कोई हद ही नहीं है, आपके सामने सारी बात है। सर आप भी इसी तरीके से यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और बड़ा तशवीशनाक मामला है। ये तो अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी तो हुकूमत ने काम भी शुरू नहीं किया, तो फिर आप इतने ज़्यादा खदशात क्यों हैं सर आपको? बात दरअसल ये है कि गुज़िश्ता 18 माह से जो हुकूमत चल रही थी उसने तो आवाम की कमर तोड़ के रख दी। हर लिहाज से जो है ना आवाम का बेड़ा गर्क किया है। लिहाजा अगर उसी हुकूमत को अगर दोबारा बनाया जा रहा है तो बेकार है हमारे लिए कि ये हुकूमत बेकार है। कोई फ़ायदा नहीं है, इस इलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब ये कि जो इलेक्शन के अंदर जो है आवाम ने अपना हक राय दे दिया है ना, चाहे किसी को भी दिया हो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए। यानी कि कोई भी बंदा हो, बस अवामी राय का और आपके खदशात का इदराक होना चाहिए। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल करना चाहिए, जिसको आवाम ने अपने हक राय दे दिया है वही आके इस पे हुकूमत करे। सर आप भी यही कहेंगे या आप लोग? जिसने आवाम ने चुना है उसी को का हक मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कि इस पे हक पे डाला जा रहा है। सीधी बात है, ये पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरीके से कि जिसको किसी को वोट मिलना था, किसको जीतना था, किसने हारना था। रात तक जो है कौन हारा था, कौन जीत रहा था। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए सर, हम जितना मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों के साथ ताजरान की बात करते करते और कारोबार की बात करते हैं। हम खुद भी ये चाहते हैं कि आपका कारोबार फ्लोरिश करे ताकि पाकिस्तान और कराची फ्लोरिश करे। लेकिन सर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ताजिर का जो मामला होता है ना, वो होता है उसकी हट्टी से। हट्टी कहते हैं दुकान को, उसके कारोबार को। उससे फ़र्ज़ करें कि सर अगर जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा है, जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, हो सकता है कि 6 महीने के बाद ये अच्छे रिजल्ट दें, तब भी क्या आप यही बात कहेंगे? क्योंकि देखिए चेहरा बदलना 16 महीने में देख लिया कोई रिजल्ट नहीं आया। जब 16 महीने में नहीं आया तो अब बनने के बाद क्या आएगा? बिल्कुल कहने का सिर्फ यही है कि आवाम जो है इस टाइम महंगाई के आलम में बेइंतहा पिसी हुई है। ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मकसद कहने का अब जो हुकूमत आए ना, खुदा के लिए वो आवाम के बारे में सोचे और एक ऐसी हुकूमत आए जो वाकई आवाम के लिए काम करना चाहे। सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बढ़कर तो ये महंगाई का सबसे बड़ा मसला, हम जैसे दुकानदार हजरात जो है या पूरी मार्केट जो है, ये हमारे माशाल्लाह शेख साहब चेयरमैन, हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट जो भी हमारे हक में बेहतर करे, सबसे बढ़कर महंगाई का। प्लस फिर हमारे जो ये कारोबारी हालात हैं इस टाइम, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है, उस वजह से हमें बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। मतलब गवर्नमेंट जो भी बने उससे यही हमारी तवक्कात हैं कि हमने जो वोट दिए हैं वो वोट हमारे सही जगह जाएं। जिसमें अब ये पीडीएम गवर्नमेंट जो 18 महीने से बनी हुई, समझो वही शामिल हो रही है इस तरीके से। मतलब आपको जो पता लग रहा है ना, पीडीएम हुकूमत तो हमें बिल्कुल नामंजूर है। इसमें जो भी हमारे वोट जो गए ना, जो जायज़ हुकूमत बने और जो जायज़ मुतालबात हैं हमारे, वो हमारे मतलब यही है कि बस सर क्या कहेंगे? आप लोग तो एहतजाज पे आ गए, अभी तो गवर्नमेंट ही बनी, आप एहतजाज कर रहे हैं सर इस पर। बात ये है कि पहले जो 18 महीने की जो पहले की हुकूमत थी, मतलब उसमें और इसमें क्या चेंजिंग है? गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है। बिजली के बिल, गैस के बिल, 30,000 कमाने वाला वो सारे बिल में भर देगा, तो वो क्या खाएगा? मतलब किस तरीके से करें कि 6 महीने के अंदर, अभी तो उसने काम नहीं शुरू किया, 6 महीने के अंदर फर्ज करें कि पहले तो बात ये थी ना कि पहले तो हालात बिगड़े हुए मिले थे, अब तो कुछ हालात संवर गए बकौल इनके, तो हो सकता है कि मामलात अगर 6 महीने के अंदर ये सुधारने में कामयाब हो जाते हैं, तब भी आपका यही खदशा रहेगा। बात ये है कि अभी अगर चेंज करते हैं कुछ, अगर कुछ आवाम के लिए कोई रिलीफ मिलता है तो बेहतर है, वरना उस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? ये पीडीएम हुकूमत बिल्कुल नामंजूर हो, महंगाई का खात्मा हो, बिजली सुई गई, इसके बिल करके हम लोग मर गए, पिस गए, बिल्कुल पिस गए हम लोग। और वो कमाता है वो सिर्फ बिलों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए रह गया है। बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीडीएम की हुकूमत जो 18 महीने तक रही, उसने जिस तरीके से टैक्सेस का इजरा किया, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि छोटे तबके से लेकर मुतवसत तबके से लेकर, छोटे तबके के ताजिर से लेकर मुतवसत तबके के ताजिर तक, जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी के दरवाजे तंग कर दिए थे, मैं ये कहूँगी, और जितने मुश्किल हालात से दो चार किया,
वो उसकी वो जो छाप है ना 18 महीने की, वो इतनी ख़तरनाक है और उनके दिमागों में ऐसी बैठी हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई वो वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है ना वो इतना खौफनाक है कि हम उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेसिकली कोविड के वो दौरान भी इस तरीके के हालात नहीं थे कि जैसे कि अब हालात हैं, कोविड से भी बुरे बदतर हालात यानी कि पैदा कर दिए गए। जी देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब आएगा फिर ही मुआशी इस्तेकाम आता है। किसी भी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा नहीं होता किसी जिसको अवाम सेलेक्ट करे उसको मैनिपुलेट कर दो और जो आप सेलेक्ट करें उनको आप लेके आओ। अब हम पे मुसल्लत करने का मकसद ये है कि मुआशी तौर पे पूरा बहरान पैदा हुआ है। थ्रू आउट आप देख लें, जब से उन्होंने रजीम चेंज किया, रजीम चेंज करने के बाद मुल्क जो है आपका डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। 16 अरब डॉलर रिजर्व में हमारे पास पड़े हुए थे, वो कहाँ गए? हम PTM से जो मुतालबा करते हैं 3 अरब डॉलर इन्होंने IMF से लिया रिसेंटली, वो किधर गया? वो हमें उसका पहले हिसाब दें, उसके हिसाब के बाद हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। इनके पास ना कोई मुआशी प्लान है, ना इनके पास थिंक टैंक बैठा हुआ है। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के यहाँ आके गवर्नमेंट करना चाहते हैं और हमारे जो हकूक़ हैं वो सलब किए हुए हैं। मुआशी तौर पे हमारा ये हाल है, हर बंदे का घर का चूल्हा बुझ गया, कोई बंदा बिल पे नहीं कर पा रहा, गैस का, बिजली का। हर महीने ये यूनिट बढ़ा रहे हैं, हर महीने रेट बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल कहाँ चला गया है? मुआशी तौर पे लोग नीचे से नीचे चले गए। अभी रिसेंटली अब और बढ़ा रहे हैं। अब इनके पास कोई प्लान नहीं है, अभी फ्यूचर में भी इनके पास कोई रिसेंटली प्लान नहीं है। अब ये देखो रजीम चेंज जो इन्होंने किया है, ऊपर की जो ताकतें हैं उन्होंने रजीम चेंज करवाया और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुलव्वस है और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राह नहीं। अवाम ये समझती है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट का है इसका रोल ख़त्म होना चाहिए और मुआशरे में एक जो बेसुकूनी पैदा हुई है। सबसे बड़ी बात है अवाम बेसुकून है, उसका जो मुआशी राइट है वो उनसे लिया जा रहा है और उनका जो मुआशी सलब है और जो हमारा हब है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने वसाइल हैं कि हम पाकिस्तान को रन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं हम पे जो इस मुल्क को चलने नहीं दे रहे किसी को। अस्सलाम वालेकुम शेख हबीब साहब, काफ़ी देर से बाद आपसे मुलाकात हुई। एहतजाज यहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ पर आए हैं इनसे इज़हार यकजहती के लिए। शेख साहब, आप तो मतलब आपकी तो मीटिंग्स वगैरह पाकिस्तान भर में होती रहती हैं इसी हवाले से। ये ताजरान इस वक्त आ गए सड़कों के ऊपर, मतलब अभी एक हुकूमत उसने काम करना शुरू नहीं किया, अभी उसकी कैबिनेट नहीं बैठी है, उसका वज़ीर आज़म नहीं आया है, आप लोग अभी से ये ताजरान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। सर ये इट डज मेक अ सेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहिबा, मसला ये कहने का कि हमारी बदकिस्मत ये है कि ये पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, हर दौर में सन 1971 से लेके आज तक हमारे यहाँ यही सिलसिला आता रहा है कि हर आने वाली हुकूमत जो है दूसरे पे अपना बनवा डाल देती है और हर आने वाली हुकूमत जो एक दूसरे को बुरा बोलती है। और 2018 में इलेक्शन हुए थे तो उसको कहा था कि जी सिलेक्टेड है। अब आज ये 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं इसे भी सिलेक्टेड किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो केयर टेकर हुकूमत को पहले ही कह दिया था कि ये इलेक्शन ना करवाए जाए और केयर टेकर हुकूमत को ऐसे इक़दाम पैदा करें कि जिससे माशी बहरान पे काबू पाया जा सके। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है ना ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये माशी बहरान को जो है ना बर्दाश्त नहीं करती। बिलखुसूस बिजनेस कैबिनेट इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है चारों सूबों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जी पॉलिसी इनकी इस वक्त आई है और या तो फिर देखें अभी देखें ना, नई वाली गवर्नमेंट है तो अभी तक पॉलिसी भी वजह नहीं की है। हो सकता है इनकी पॉलिसी इस दफ़ा जो है वो कोई कारगर हो, तो अभी से एहतजाज पे आना ये मतलब समझ नहीं। पॉलिसी तो उन्होंने वैसे भी कोई नहीं दी। दूसरी बात ये कहने का है कि जिसे इस वक्त मैंडेट मिला है उन्हें भी 7वें आसमान से नीचे उतर के आना होगा और इस मुल्क के लिए सोचना होगा। अगर वो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों की सीटों पे वो खड़े हुए हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर लोगों ने वोट कास्ट किया है और उनको एहतराम दिया है, उनको इज़्ज़त दी है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अब वो 7वें आसमान से नीचे उतर के आए और नीचे उतर के आने के बाद अपनी कौम का एहसास करें जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है, प्लस इसके अलावा हुकूमत साजी करें। अगर हुकूमत साजी बनती है ना किसी के साथ मिल के काम को करें, लेकिन अपने अंदर से इस मैं को निकाल दें। पाकिस्तान पहले है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान है तो है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देना होगा। जो पिछले 3 साल जो गुजरे 2017-18 जो हुए उसके अंदर भी चलो इतना बहरान नहीं था, लेकिन ये 18 महीने की हुकूमत जो PDM की बनी इसमें बड़ा तकलीफ दे अमल सामने हुआ। और वही आपके दिमाग में इतनी बड़ी छाप है कि आप अगली 5 साल के लिए उनसे आपको जो है वो दिक्कत हो रही है। इससे अंदाज़ा कर लें कि पूरी कराची के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है ना। आपका एक्सट्रीम अमल क्या हो सकता है? आप ताजरान का जो सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, कहने का कि हमारे लोग इसलिए परेशान हैं कि पहले ही कारोबार नहीं है, फिर हम सेलमैनों की तनख्वाहें कहाँ से अदा करें। दुकानदार जो हमारे पास जो सेल में काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी देनी होती है। अब वो कहते हैं कि जी हम बिजली का बिल भरें या गैस का बिल भरें, शेख साहब हमारी सैलरी में इजाफा किया जाए। जब हमारे पास ज़रा आमदनी नहीं होगी तो हम सैलरी में इजाफा कहाँ से करेंगे?
हम तो स्टाफ को निकालने की बातें कर रहे हैं ना, ज़ाहिर है काम नहीं है तो क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसको मैंडेट मिला है और अगर उसे मैंडेट मिलने के बाद अगर उसकी हुकूमत बनती है, लेकिन हुकूमत तो उसको मिला के बनानी पड़ेगी, चाहे वो किसी के साथ ही मिले, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार लेके करें, लेकिन ये है कि उनको लचक पैदा करनी होगी, सबसे मिल के काम करना होगा, सबके साथ मिला के चलाना होगा। अगर इस पार्लियामेंट को मिला के चलाएंगे तो कामयाब होंगे, वरना ये कामयाब नहीं हो सकता। साहब अभी तो कुछ लोगों से मेरी जो ताजरान है मेरी बात हुई है, मैं प्रोग्राम करती हुई आ रही हूँ और एक जगह पे नहीं, मैंने 5-6 जगह से जो मार्केट है ना मैंने वो कैप्चर की है। शेख साहब आप लोगों का यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की है, ताजरान कह रहे हैं हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं। मतलब अगर ताजरान ने हाथ खड़े कर दिए तो आगे मौशी मामला आपका कैसे चलेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, हुकूमत को डस पड़ेगी, आपका हुकूमत को डस पड़ेगी तो आपके सिस्टम को डस पड़ेगी। सर अभी दुकानदार अपनी मर्जी अपनी मदद से तहत जो है रोडों के ऊपर आ गए थे ये, और इन्होंने एक मसला एक हजूम बना लिया था और मुझे बुलाया गया था, इत्तेफाक से आप भी तशरीफ़ ले आई तो बात हुई। तो ये हजूम यही कह रहा था कि जी आप हमें सैलरियाँ बजाय बढ़ाने के हमारी हमने तो इनको कम की बात की है कि भाई जब कारोबार नहीं होगा तो हम सैलरी आपकी डाउन करेंगे। तो इन्होंने इस बात का एहतजाज किया निकल के दुकानों से कि जी आप हमें निकालने की बात कर रहे हो, सैलरी आप हमारी कम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम बिजली का बिल कहाँ से अदा करेंगे, गैस का बिल, क्योंकि 194% जो है गैस में इजाफा हुआ है। तो खुदा का खौफ करे वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी पॉलिसीज़ पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बका के लिए जो भी हुकूमत बनती है ना, खुदारा वो पहले अपना मैनिफेस्टो करे वाजे, और इस हुकूमत को कोई ऐसा एकदम आर्मी चीफ साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि कोई इस तरह के इक़दाम पैदा करे कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ मिल सके और आपको लोग जो है सैल्यूट कर सकें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस अपना जनरल साहब को भी लोग सैल्यूट करें। वो ऐसे इक़दाम कर दें 2024 के अंदर जो लोगों की उमंगों के मुताबिक पूरा काम हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए। जनाब ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, मैं बहुत तशवीशनाक हालात देख रही हूँ यहाँ पर। अगर 6 महीने के अंदर आने वाली गवर्नमेंट इन ताजरान और आवाम को रिलीफ नहीं दे पाती तो एक बात याद रखिएगा, 100 बातों की एक बात। इन आवाम का क्या कहना है, ये क्यों इस वक्त जो है वो जज्बाती हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि 18 महीने एक आम आदमी से लेकर एक आम ताजिर तक सब चक्की में पिसे। इनका खून हमारा, बल्कि हमारा खून पसीना सब एक हो गया। हमने अपनी इस्तात से बढ़कर पिछले 18 महीने में बिल दिए हैं, के इलेक्ट्रिक के भी, सुई गैस के भी। कोई एक चीज़ ऐसी अशियाए खुर्दनोश की नहीं है जो अब इस्तात में हो। ये सिर्फ 18 महीने की मैं आपको कहानी बता रही हूँ। अब वो जो 18 महीने में भले आपके पास कोई भी इसके लिए जो है वो जवाब हो सकता है, और जवाब सही भी हो सकता है कि हो सकता है पिछली हुकूमत ने मामला इतने ख़राब करके आपको दिए हो, IMF के जाल में आपको इतना फंसा दिया हो, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बात यह है कि आपके 18 महीने की वो मुशक्क़त, वो दिक्कत, वो तकलीफ़, वो इतनी शदीद है कि यकीन मानिए कि वो 18 महीने इस वक्त नए आने वाले इलेक्शन के ऊपर भारी पड़ गए। और अवाम और ये ताजरान इस वक्त सरापा एहतजाज। भाई ताजरान कब निकलते हैं आपको पता है? ताजरान जो है ये इनको अपने हट्टी से अपने काम से काम इनको ये रखते हैं। इनको 2 से 2 जमा 2 4 करने का ज़रिए इनका फार्मूला होता है। ये इनका मिजाज नहीं है कि ये सड़कों पे आए, लेकिन अगर ये सड़कों पे आई है और वो भी काम करने से, हुकूमत बनने से पहले, इसका मतलब है ये नकारा, आप समझ लें कि ये नकारे को ज़ुबान खर आप समझे इसको। और ये जो इस वक्त आपको आवाज़ आ रही है ये सुन लीजिए इस वक्त आम आवाम की। क्या कहेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि 18 महीने जो गवर्नमेंट हुकूमत करके गई है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए XYZ, सबसे पहले तो वो आवाम को रिलीफ दे, ताकि आवाम के रिलीफ के बाद ही मुल्क चल सकता है। आवाम साथ देगी तो सब कुछ साथ होगा। दूसरी बात, मैं हाथ जोड़कर अपनी अफवाज से, जो मुस्लिम कंट्री की अफवाज है, उसके लिए स्पेशली दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे और वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, इसकी बका के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बका के लिए काम करें, ना कि किसी की जी बिल्कुल किसी की मतलब ये कि उसके लिए काम ना करें। इस्टेब्लिशमेंट हमारी सिर्फ और सिर्फ बका के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। तशवीशनाक हालात हैं, बहुत बड़ा चैलेंज आने वाली हुकूमत के लिए। वो काम बाद में करती है, इसका तो बाद में पता चलेगा वो क्या काम करती है, लेकिन खुदा के लिए इनकी आवाज़ को सुन लीजिए, इस नकारे को सुन लीजिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो एक तितर बितर वाली इस वक्त सूरत हाल है, आपका कारोबार, मतलब ताजरान के अल्फाज ये हैं, मेरे कानों में मैंने सुने हैं, उन्होंने कानों से मैंने सुने हैं
इन्होंने कहा हम हाथ खड़े कर देंगे, याद रखिएगा, आप चला लीजिए फिर अपना शहर और अपना मुल्क। समझ रहे हैं आप इस जुमले की काट को और इसके वजन को? आप समझ रहे हैं? ये अगर सिचुएशन हो गई तो वाकई में आपको बता रही हूँ कि इलेक्शन बहुत भारी पड़ जाएंगे आपको। बहुत बड़ा चैलेंज है, एक्सेप्ट कीजिए, आप आ गए हैं, अब जम के काम कीजिए, लेकिन सबसे पहले आवाम को और इन जो छोटे तबके के ताजरान हैं इनको रिलीफ दीजिए, वरना याद रखिएगा कि बहुत जो है वो कोई आईनी बहरान से तो फिर भी हम लोग लिमिट लेते हैं, ये अगर इंतज़ामी और अवामी बहरान आ गया, इससे आप नबर्द आजमानी हो सकेंगे, बहुत खतरनाक हालात हो जाएंगे। फिल वक्त मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।